साल 1947। भारत आज़ाद हो गया, लेकिन असली काम तो अब शुरू होना था। एक ऐसा काम जो इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल पहेली को सुलझाने जैसा था। एक पहेली जिसमें एक दो नहीं, पूरे 565 टुकड़े थे। और यही थी एक राष्ट्र बनाने की सबसे बड़ी चुनौती। 565 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये थीं 565 आज़ाद रियासतें। मतलब हर एक रियासत अपने आप में एक छोटा मोटा देश थी, जिसका अपना राजा, अपनी सेना और अपने कानून थे। सोचिए, ये वो जबरदस्त चुनौती थी जो नए नए आज़ाद हुए भारत के सामने खड़ी थी। तो सवाल यही था, इतने सारे अलग अलग टुकड़ों से एक देश आखिर बनाया कैसे जाए। उस वक्त भारत का नक्शा एक स्विस चीज जैसा लगता था, जिसमें हर तरफ छेद थे, और हर छेद का मतलब था एक आजाद राज्य। अगर इन्हें एक साथ नहीं लाया जाता तो भारत का भविष्य अनगिनत लड़ाइयों और अराजकता में डूबना तय था। तो चलिए पहले इस 565 टुकड़ों वाली समस्या को समझते हैं। हुआ ये कि अंग्रेज एक टूटा फूटा भारत छोड़कर चले गए और हर रियासत को यह हक दे दिया कि वो अपना भविष्य खुद चुने। मतलब चाहे तो भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या फिर एकदम आज़ाद रहें। जाहिर है ये एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति थी। और फिर एंट्री होती है लौह पुरुष की। इस नामुमकिन सी लगने वाली पहेली को सुलझाने का जिम्मा एक ही इंसान को सौंपा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल की रणनीति बहुत सीधी साधी थी, लेकिन अविश्वसनीय रूप से असरदार। इसे कहा गया गाजर या छड़ी। उन्होंने हर राजा के सामने दो बिल्कुल साफ विकल्प रखे। गाजर ये थी, आप भारत में शामिल हो जाइए, अपने शाही खिताब, अपनी शानो शौकत बनाए रखिए और सरकार से एक मोटी पेंशन भी पाइए, जिसे प्रिवी पर्स कहा जाता था। और छड़ी? अच्छा, अगर आप आज़ाद रहने की जिद पर अड़े रहते हैं तो फिर भारतीय सेना से एक बहुत ही असहज बातचीत के लिए तैयार हो जाइए। और ये तरकीब काम कर गई। ज्यादातर शासकों ने हवा का रुख पहचान लिया। वो समझ गए कि अकेले खड़े रहने में कोई समझदारी नहीं है। ये एक खराब करियर मूव साबित हो सकता है। तो बस पेंशन लेकर शांति से जीना उन्हें कहीं बेहतर विकल्प लगा। लेकिन कहानी इतनी भी आसान नहीं थी। कुछ रियासतें थीं जिन्होंने मुश्किल रास्ता चुना, जिन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे। मिसाल के तौर पर जूनागढ़। अब ये रियासत थी तो भारत के दिल में, पर वहां के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर लिया। फिर क्या था, जनता ने विद्रोह कर दिया। माहौल बिगड़ते ही नवाब साहब अपने प्यारे कुत्तों को लेकर पाकिस्तान भाग गए और भारतीय सेना ने आके सिचुएशन को स्थिर कर दिया। और फिर आई सबसे बड़ी चुनौती, हैदराबाद। वहां का निजाम उस समय दुनिया का सबसे अमीर आदमी था और उसका सपना था एक आजाद देश बनाने का। वो तो खुद को दक्कन का बिग डैडी तक कहने लगा था। जब निजाम की अपनी प्राइवेट आर्मी यानी रजाकारों ने हिंसा और उपद्रव शुरू किया तो पटेल ने फैसला किया कि बस अब बहुत हुआ। उन्होंने ऑपरेशन पोलो शुरू किया। अब कागजों पर तो इसे एक पुलिस एक्शन कहा गया ताकि दुनिया को लगे कि यह सिर्फ एक अंदरूनी मामला है, लेकिन हकीकत में यह एक पूरा सैन्य अभियान था। निजाम इतना अमीर था कि वो 185 कैरेट के जैकब डायमंड को एक पेपरवेट की तरह इस्तेमाल करता था। जरा सोचिए। लेकिन यहां सबक यह है कि आपकी सारी दौलत और हीरे जवाहरात भारतीय सेना के एक टैंक को नहीं रोक सकते। सिर्फ 5 दिनों के अंदर निजाम ने घुटने टेक दिए। तो बस एक नक्शा, एक राष्ट्र। आखिरकार वो मुश्किल पहेली सुलझ गई। सरदार पटेल की जबरदस्त कोशिशों से भारत का एक नया और एकजुट नक्शा तैयार हो रहा था। याद है ये कहानी कहां से शुरू हुई थी? एक ऐसे नक्शे से जो किसी प्राकृतिक आपदा की तरह बिखरा हुआ और टूटा फूटा सा दिखता था। और ये था नतीजा। 1950 तक वो खंडित नक्शा एक मजबूत एकजुट गणराज्य में तब्दील हो चुका था। ये वो असाधारण कामयाबी थी जिस पर आधुनिक भारत की नींव रखी गई। तो सरदार पटेल की विरासत क्या है? कहा जा सकता है कि उन्होंने सिर्फ भारत के नक्शे को बिखरने से बचाया नहीं, बल्कि उन्होंने वो नक्शा बनाया जिसे आज हम जानते हैं। उनका काम सिर्फ बचाव का नहीं था, बल्कि निर्माण का था। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, एक राष्ट्र असल में बनता किस चीज से है? क्या सिर्फ नक्शों और कानूनों से, या फिर इसे बनाने के लिए एक इंसान की लौह इच्छा शक्ति की जरूरत होती है जो बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक नई पहचान दे सके?